तो गाइस ये कहानी है बोजी नाम के एक लड़के की जो कि पैदाइशी बहरा है और बोल नहीं सकता। और बोजी इतना ज्यादा कमजोर है कि एक छोटी सी तलवार तक को नहीं उठा सकता। और बोजी की ये कमजोर और छोटे से शरीर को देखकर किंगडम के सभी लोग बोजी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी ये लड़का कड़ी मेहनत करके इस किंगडम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनता है। तो कहानी की शुरुआत में हम बोजी को देखते हैं जो कि अपने कैसल से बाहर और गाँव से बहुत दूर एक जगह पर आकर बैठा होता है। और तभी यहाँ पर एक शैडो जैसा क्रीचर आ जाता है और ये बोजी को देखकर कहता है, अबे तू कौन है बे? मैंने तुझे यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। और ये क्या, तुम्हारे सर पे क्राउन भी है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से मुझे अपने सारे के सारे पैसे दे दो। पर ये प्रिंस कुछ नहीं कहता, बस इधर उधर देखता रहता है। ये क्रीचर उससे पूछता है, अबे वो बोल रहे कुछ है, गूंगा है क्या? और तब इस क्रीचर को पता चलता है कि ये सच में गूंगा है और तो और ये बहरा भी है, इसीलिए पहले इसके बुलाने पर इसे सुनाई ही नहीं दिया था। लेकिन बोजी उसके बोलने के तरीके से समझ आता है कि इससे क्या मांग रहा है। और अब क्रीचर बोलता है कि चलो ठीक है, पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास, तो चलो अपने कपड़े दे दो मुझे। और प्रिंस बहुत खुशी से अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर इस क्रीचर को दे देता है। और एक क्रीचर बोजी से कहता है कि अगले दिन और भी बहुत सारे एक्सपेंसिव क्लोथ्स उसके लिए लेकर आए। और बोजी इसके लिए मान जाता है। और अब बोजी अपने कैसल की तरफ जाने लगता है और गांव के सभी लोग बोजी को देखते हैं जो कि नंगा घूम रहा होता है गलियों के अंदर। और सभी लोग इसे इस तरह की हालत में देखकर हंसने लग जाते हैं और ये सभी लोग इसे स्टूपिड और वीक समझते हैं। लेकिन बोजी को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से बोजी कई दिनों तक एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेकर उसके पास जाता रहता है और ये दोनों आपस में बहुत सी बातें करते हैं और इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। अब ये क्रीचर से बताता है कि उसका नाम कागे है और बोजी उसे बताता है कि वो उस कैसल का प्रिंस है और उसे बड़ा होकर सबसे अच्छा राजा बनना है। कागे इसका मजाक उड़ाता है, अबे तू तो डम्ब है ना, तू तो बहरा भी है, ना तो सुन सकता है ना तो बोल सकता है, तो तू राजा कैसे बनेगा, पागल वागल है क्या? लेकिन बोजी अपने सपने को लेकर बहुत सीरियस होता है। अब कागे इसका पीछा करता है और इसके साथ इसके गांव में चला जाता है। बोजी को बिना बताए इसका पीछा करता रहता है और गांव के सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और इसके बाद बोजी अपने कैसल में चला जाता है जहाँ पर ये क्वीन इसे बहुत डांटती है और इसे कहती है कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये कभी भी राजा नहीं बन सकता। दरअसल इस औरत का नाम है क्वीन हीलिंग और ये बोजी की स्टेप मॉम है। और अब डोमास बोजी से कहते हैं कि बोजी के फादर उसे बुला रहे हैं रूम में। अब इसके बाद बोजी उनसे मिलने से पहले अपने कपड़े वगैरह पहनता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है और वहाँ पर कागे भी पहुंच जाता है। और उसके कमरे में जाकर वो देखता है कि बोजी रो रहा होता है और उसे समझ में आ जाता है कि बोजी बाहर बस दिखावा कर रहा था कि वो एकदम ठीक है, पर उसे एक्चुअल में काफी बुरा महसूस होता है जब लोग उसे डांटते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद बोजी किंग से मिलने के लिए उनके रूम के बाहर खड़ा होता है और उनसे मिलने के लिए कमरे के अंदर जाता है। और इस किंग का नाम होता है किंग बोसे। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, एक इंसानों के विलेज पर एक गॉब्लिन की आर्मी अटैक कर देती है और एक गॉब्लिन्स बुरी तरह से हराने लग जाते हैं सभी इंसानों को। लेकिन तभी वहाँ पर बोसे आ जाता है और इसी ने उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को हराकर उन सभी के सभी विलेजर्स को बचाया था। और तभी से बोसे किंगडम की शुरुआत हुई। और बोसे एक जायंट था और बोसे से बात करते करते हमें पता चलता है कि बोसे काफी ज्यादा बीमार है और दरअसल इस बंदे की पत्नी मतलब कि बोजी की पहली मॉम मर चुकी है, इसीलिए इसको दूसरी शादी करनी पड़ी। और ये क्वीन हीलिंग बोजी की स्टेप मॉम है और ये डोमास बोजी का स्पोर्ट्समैन टीचर होता है। और किंग बोसे डोमास को कहता है कि ये बोजी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए और इसे कड़ी ट्रेनिंग दे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आगे कैसल में गलती से रास्ता भटक जाता है और एक स्पोर्ट्समैन इसे पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि ओए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसे मारने आए तुम यहाँ पर? क्योंकि दरअसल ये कागे शैडो क्लैन से बिलोंग करते हैं और ये शैडो क्लैन असैसिन्स की तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि ये बंदा बोजी की ट्रेनिंग करवा रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रिंस डाइडा आ जाता है जो कि सेकंड प्रिंस है। और ये लड़का बोजी का छोटा भाई है, लगता बड़ा है पर है ये छोटा। बोजी है इसका बड़ा भाई। और प्रिंस डाइडा डोमास से कहता है कि बोजी से लड़ना चाहता है, लेकिन डोमास उसे मना कर देता है क्योंकि बोजी अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि प्रिंस डाइडा से लड़ सके। और अब ये गुस्से में आकर डोमास को चुनौती दे देता है और अब उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और अब डोमास इसे हरा देता है और तभी बोजी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि ये भी इससे लड़ना चाहता है। और आसपास के सभी लोग उस मैच को देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है और सबको पता होता है कि मैच डाइडा ही जीतने वाला है। लेकिन सरप्राइजिंगली बोजी उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और साथ ही साथ बोजी डाइडा के सिर के ऊपर एक हमला करने में कामयाब हो जाता है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि आखिर कैसे हो सकता है। अब इसके बाद हम कागे का फ्लैशबैक देखते हैं और हम कागे जैसे और भी ज्यादा क्रीचर्स को देखते हैं जिन सभी को मार दिया जाता है विलेजर्स द्वारा। और कागे की मॉम कागे को लेकर उस किंगडम से बाहर जाती है अपनी जान बचाते बचाते और उसके पीछे वो सारे के सारे सोल्जर्स पड़े होते हैं। उस टाइम पर कागे बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और इसकी मॉम से कहती है कि बेटा मैं इन सभी को संभालती हूँ, एक काम करो तुम उस जंगल में चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं इन सभी को देख लूंगी। और कागे अपनी मॉम की बात मान जाता है और उसकी मॉम उन सभी से लड़ती है पर इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। और दूसरी तरफ ये सोल्जर्स कागे को भी पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं पर एक लड़की कागे को बचा लेती है और ये लड़की से बताती है तुम एक काम करो उस किंगडम में चले जाओ। और कागे वैसा ही करता है। अब बेचारा कागे जो कि एक बच्चा होता है, इसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे अकेले ही बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसे बहुत भूख लगी होती है लेकिन कोई भी इसे खाना नहीं देता। और तभी एक दिन एक आदमी से आकर खाना देता है लेकिन ये भी अपना जूठा खाना देता है इसे। और ये आदमी कागे को अपने घर पे रख लेता है और इससे अपने सारे के सारे काम करवाता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब कुछ करवाता है। और बदले में ये बंदा कागे को बचा कुचा खाना देता है। कुछ दिन में ही सोल्जर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर कागे छुपा हुआ है और इसे पकड़ने के लिए इनाम रखा जाता है। अब ये आदमी एक नंबर का शराबी सट्टेबाज होता है तो इसलिए अब ये पैसे के लालच में उन इनाम वाले पैसों के लिए कागे को पकड़वाने के लिए उसका एड्रेस दे देता है। और इसके बाद वो सोल्जर्स कागे को पकड़ने के लिए वहाँ पर आते हैं लेकिन कागे वहाँ से बचकर भाग जाता है।
है। और अब जब कागे वापस इस आदमी के पास जाता है तो ये आदमी भी इसे घर से निकाल देता है, लेकिन अभी भी कागे इस बंदे का पीछा करना नहीं छोड़ता, इसका पीछा करता रहता है। और एक दिन जब ये आदमी बार के अंदर होता है तो इसकी लड़ाई एक बंदे के साथ हो जाती है और वो आदमी इस बंदे को चाकू मार देता है और इसकी मौत हो जाती है। कागे से मरता हुआ देखकर बहुत रोता है और बहुत ज्यादा उदास होता है, क्योंकि बंदा जैसा भी हो ये बंदा इसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। और कागे अपनी जान बचाते बचाते एक से दूसरे किंगडम तक जाता रहा, पर लोगों का बर्ताव उसके लिए कभी भी नहीं बदला और सभी लोग इसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। और इसे एक बात याद आती है जो कि इसकी मॉम ने इससे कही थी कि ये लोग असैसिन्स हैं और किंग के कहने पर इन्हें किसी को भी मारना होगा, चाहे वो बच्चा हो, बीमार हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। और अब दुनिया के बर्ताव की वजह से कागे भी धीरे धीरे बदलता गया और इनोसेंट से एक विलन में बदल गया। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा और बूजी की फाइट को देखते हैं। बूजी से फाइट करता रहता है और डायडा बूजी को अपने अटैक से छू भी नहीं पाता। दूसरी तरफ हम उस स्पोर्ट्समैन को देखते हैं जिसका नाम बेबिन है और ये सेकंड प्रिंस यानी कि डायडा का स्पोर्ट टीचर होता है। ये एक आदमी से कहता है कि भले ही बोजी उसके अटैक से बच रहा है पर ये लड़ने का सही तरीका नहीं है, पर बेचारा बोजी इतना ज्यादा कमजोर है कि उसके पास उससे बचने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। बूजी एक बेचारा लकड़ी की तलवार से भाई क्या ही कर लेगा। और दूसरी तरफ कागे बूजी को चीयर अप कर रहा होता है, पर तभी डोमास बीच में आता है और उनकी लड़ाई को रोक देता है और साइन लैंग्वेज में बूजी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके बाद बूजी उसके अटैक्स को डॉज करना बंद कर देता है। और अब बूजी जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है वो डायडा के सामने अब पिटने लग जाता है और डायडा अपना सारा का सारा गुस्सा बूजी पर निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पर बूजी और डायडा के बीच में एक भाला आकर गिरता है। ये अपीज नाम के इस बंदे ने फेंका होता है जो कि इनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर्समैन है। डोमास इस मैच को रोकता है और डायडा को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देता है और बूजी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और हमें पता चलता है कि दरअसल इस डोमास ने साइन लैंग्वेज में बूजी से कहा था कि इस तरह से किंग एक दूसरे से नहीं लड़ते, क्योंकि बूजी सिर्फ उसके अटैक्स को डॉज ही कर रहा था और उसे कोई अटैक नहीं कर रहा था। और अब बूजी उसके अटैक्स को डॉज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ये हार गया था। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूजी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब बूजी बहुत ज्यादा दुखी होता है और नीचे गिर जाता है बेड से और अपने पास पड़ी एक स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर इसे उठा नहीं पाता और ये उन सभी मोमेंट्स को याद करते करते काफी रोने लग जाता है। और तभी कागे वहाँ पर आ जाता है और उसे देखने के बाद अपने आंसू को पोंछता है और उसे एक प्यार भरी स्माइल देता है। और कागे उसे कहता है, बोजी चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे लिए तो तुम ही हीरो हो, तुम कितना अच्छा लड़े पता है तुम्हें। और ये सुनकर बोजी इमोशनल हो जाता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब इसके बाद हम एक रात को देखते हैं जहाँ पर बोजी अपने बेड पर रेस्ट कर रहा होता है और कागे भी वहाँ पर होता है। तभी उसके कमरे में कोई आ जाता है। कागे को लगता है कि शायद से बोजी को मारने के लिए आया है, पर एक्चुअल में ये पर्सन बोजी को हील करने के लिए आया होता है। कागे उस रात को बाहर जा रहा होता है, पर वो स्पोर्ट्समैन कागे को फिर से रोक लेता है और ये इसे इस बार भागने नहीं देता। और इसके बाद अगले दिन सभी लोगों को पता चलता है कि किंग बोसे की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सभी लोग उसकी मौत पर रो रहे होते हैं। और तभी एक आदमी किंग की आखिरी इच्छा को पढ़ता है कि अगला राजा किसे बनाया जाए और उसमें बोजी का नाम लिखा होता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि किंग बोजी को भाई कैसे बना सकता है, ये प्रिंस कैसे हो सकता है, इसे तो एक स्वॉर्ड भी पकड़ना नहीं आती। और तभी किंग की बॉडी में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और ये मॉन्स्टर बोजी की तरफ पॉइंट करता है और उसे देखकर हंसता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद पूरे किंगडम में नए राजा को डिक्लेयर करा जाता है और सभी को बताया जाता है कि उनका नया राजा डायडा है, बोजी नहीं है। ये देखकर बोजी हैरान रह जाता है, भाई ये कैसे हो सकता है, ये क्या ड्रामा है, मजाक चल रहा है मेरे साथ। और एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि किंग हीलिंग ने किंग की आखिरी इच्छा को नहीं माना और उसकी उस विल को फाड़ दिया और इन लोगों ने नया प्रिंस बनाने के लिए आपस में वोट किया, जिसमें डायडा जीत गया। इसलिए अब डायडा को नया किंग बना दिया जाता है। और दूसरी तरफ कागे जेल में होता है। ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये स्पोर्ट्समैन इसे फिर से पकड़ लेता है। भाई कितनी बार पकड़ा जाएगा ये। और कागे के पकड़े जाने पर ये उसे बताता है कि ये यहाँ पर किसी को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पर बोजी की हेल्प करने के लिए आया था। और इस तरफ बोजी उदास होकर अपने फेवरेट स्पॉट पर बैठा होता है, जहाँ पर वही स्पोर्ट्समैन आ जाता है और स्पोर्ट्समैन उसे कागे के बारे में पूछता है एक ड्राइंग बनाकर। और बोजी बताता है कि हाँ ये इसका दोस्त है। अब ये स्पोर्ट्समैन बोजी से कहता है कि उसने उसके लिए एक मैसेज दिया है कि वो एक जर्नी पर जा रहा है, इसीलिए वो इसे अब कभी भी नहीं मिल पाएगा। और ये सुनकर बोजी और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इसका इकलौता दोस्त भी इसे छोड़कर जा रहा है। और इस तरफ हम डायडा को देखते हैं और अब किंग बनने के बाद डायडा उस स्पोर्ट्समैन से कहता है कि अपीज और सैंडियो इन दोनों ने इसे वोट नहीं किया था, बल्कि बोजी को किया था। और अब ये बंदा उस स्पोर्ट्समैन से कहता है कि जाकर अपीज और सैंडियो को मार डालो। ये सुनकर वो स्पोर्ट्समैन चौंक जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही लॉयल सर्वेंट होते हैं राजा के। और दूसरी तरफ बोजी कागे को ढूंढते हुए एक बड़े से सांप के पास जाकर पहुंचता है, जो कि उसे बताता है कि कागे बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ ये स्पोर्ट्समैन अपीज को मारने के लिए जाता है, प्रिंस डायडा का हुक्म मानते हुए, पर अपीज इस बंदे को ही मार देता है। और दूसरी तरफ बोजी सोचता है कि वो एक जर्नी पर जाएगा, इसीलिए वो अपनी स्टेप मॉम से परमिशन लेने के लिए जाता है, पर ये उसे मना कर देती है कोई भी जर्नी वगैरह करने से। और बोजी यहाँ से रोता रोता चला जाता है और ये अपना बैग पैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये ऐसा कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ये क्वीन आ जाती है और ये वापस से उस रस्सी को ऊपर खींचते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त बोजी नीचे गिर जाता है और इसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और ये बेहोश हो जाता है और इसकी बत्ती गुल हो जाती है। इसके बाद क्वीन अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करती है और इसे ठीक करती है। और हमें पता चलता है कि पहले जब इसको पहले हील किया था ये क्वीन हीलिंग ही थी, इसी ने करा था इसे ठीक। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब बोजी बहुत ही ज्यादा छोटा था। और कितना छोटा होना भाई इसने, पहले तो इतना पिद्दी सा है। ये उस वक्त का टाइम है जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी और ये पहली बार अपनी नई मॉम मतलब की हीलिंग से मिला था। पहले वो उससे बात नहीं करता था, लेकिन एक बार जब इस हीलिंग ने एक स्नेक की जान बचाने में इसकी हेल्प करी, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उस दिन के
बाद से ये हीलिंग के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्वीन हीलिंग बोजी से काफी ज्यादा प्यार करती है। इतनी भी बुरी नहीं है भाई ये, बाहर से बंदी कितना भी डांट ले बोजी को, पर ये मन ही मन उसे प्यार करती है बहुत ज्यादा, और इसे बोजी की बहुत ज्यादा फिक्र है। और अब अगले दिन क्वीन इसे परमिशन दे देती है जर्नी पर जाने के लिए, और ये इसके साथ 2 और आदमियों को भेजती है, डोमैस को और एक और बंदे को। और एक क्वीन इसे कहती है कि जर्नी करने के बाद घर वापस लौट आओगे, और बोजी इसके लिए मान जाता है और इसको एक किस्सी करता है, और ये तीनों जर्नी पर निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम डोमैस के पास्ट को देखते हैं, जब किंग बोसे ने बोजी की स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए उसे अपॉइंट किया था। ये इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड था, और इसका स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल बोसे से मैच करता था। अब इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ क्वीन हीलिंग डोमैस को सिखाती है कि उससे कैसे बात करनी है, यानी कि साइन लैंग्वेज। और डोमास बोजी से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, और हमें पता चलता है कि इनके टाउन के अंदर एक जज आया हुआ है जो कि रैंकिंग कमेटी से होता है, क्योंकि अब किंग बोसे की जो डेथ हो चुकी है, इसलिए बंदा अब नए किंग की रैंकिंग के लिए आया है। अब इसके बाद हम डायडा को देखते हैं, और ये मैजिक मिरर से बात कर रहा होता है, और ये मैजिक मिरर कहती है कि अगर किसी तरीके से लोग बोजी की तरफ हो गए तो आगे चलकर इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और इन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इन्हें बोजी को रास्ते से हटाना होगा। और हमें पता चलता है कि डायडा ने ऐसा करने के लिए किसी को ऑर्डर भी दे दिया है, और ये मिरर डायडा को कहता है कि इसे अपने फादर की स्ट्रेंथ को हासिल करना होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, यानी कि किंग बोसे की पावर को। और अभी डायडा एक मिनी मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन ये इसमें बुरी तरह से हार जाता है, और ये जज इसे इसकी रैंकिंग सुनाता है जो कि है 90th प्लेस। और ये सुनने के बाद ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। और दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं, और ये लोग अपनी जर्नी पर होते हैं, और बोजी अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और ये लोग एक सिटी के अंदर जा पहुंचते हैं, जहाँ पर डोमैस उस दूसरे बंदे को बोजी का ख्याल रखने के लिए कहता है, और ये खुद कुछ शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। लेकिन बोजी सडनली वहाँ से गायब हो जाता है, और जब इस आदमी को मिलता है बोजी, तो ये देखता है कि बोजी सो रहा होता है। ये बहुत ज्यादा नींद में होता है, क्योंकि ये 2 दिन से बेचारा सोया नहीं है। और तभी उन्हें पता चलता है कि बोजी ने अपनी बैग कहीं पर खो दी है, और अब ये लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद ये उस सिटी से निकलकर जा रहे होते हैं, और तभी रास्ते में इन्हें बोजी का बैग मिल जाता है। ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स का भी सामना करते हैं, और एक बार रास्ते से जाते हुए बोजी एक तितली का पीछा करते करते एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। इसके बारे में इन दोनों को पता नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों आगे चल रहे होते हैं। और अब बोजी को उस गुफा के अंदर एक आदमी मिलता है, और ये बंदा इसकी इंक्वायरी करने लगता है। ये बंदा एक हंटर होता है, और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है, और बोजी भी इसके साथ डांस करने लग जाता है। और तभी ये बंदा बोलता है कि क्या तुम मेरे नेक्स्ट सैक्रिफाइस बनोगे। ये सुनने के बाद बोजी बहुत ज्यादा डर जाता है, और वहाँ से भाग जाता है, और जाकर उन दोनों से मिल जाता है। और ये लोग एक जगह पर आकर नाइट स्पेंड करते हैं। और अब इसके बाद ये लोग अपनी अगली सिटी में पहुंचते हैं, और उस सिटी में एक गेट होता है जिसे गेट्स ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है, और ये सीधे जाकर अंडरवर्ल्ड से जाकर मिलता है। डोमैस उस दूसरे आदमी को उनके लिए एक रूम ढूंढने के लिए भेजता है उसे, और ये बोजी को वो गेट दिखाने के लिए ले जाता है अपने साथ। बोजी को उस गेट के पास जाने से डर लगता है, और डोमैस उसे हौसला देता है, और बोजी थोड़ा सा आगे जाकर देखता है, जिसके बाद डोमैस बोजी को गेट ऑफ हेल के अंदर धक्का दे देता है, उसके अंदर गिरा देता है इसे। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोजी उस गेट के अंदर पहुंच चुका है, पर बोजी को कुछ ज्यादा चोट नहीं आती, और ये ठीक होता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं, और हम देखते हैं कि ये बोजी कैसे बचा। जब बोजी नीचे गिर रहा था उस खाई से, तब उसके बैग से अचानक से ही एक एरो चल पड़ता है, और बोजी उसी की हेल्प से बच पाया। लेकिन बोजी को उस बैग के अंदर कुछ गड़बड़ लगती है, और जब ये उसके करीब जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर कागे है। ओ भाई, कागे वापस आ गया। और उसे देखने के बाद बोजी इमोशनल हो जाता। अब कागे बोजी को बताता है कि वो हमेशा से उसके साथ था, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं गया। जब वो कैसल से नीचे गिरा था तब इसी ने उसे बचाया था, और जब उसका बैग चोरी हो गया था तब भी इसी ने उस चोर को डराकर भगाया था। और इसे बताता है कि इसे डेबी ने कहा था बोजी की रक्षा करने के लिए। और बोजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि डोमैस ने उसके साथ गद्दारी की। भाई डोमैस भी गद्दारी कर भी निकला यार। और अब कागे उसे कहता है कि ये लोग ऊपर नहीं बल्कि और भी ज्यादा नीचे जाएंगे, क्या पता नीचे जाने से इन्हें कोई मिल जाए जो कि इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दे। और अब ये लोग नीचे जाने लगते हैं, और इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब डोमैस को डायडा ने मिलने के लिए बुलाया होता है, और ये डायडा डोमैस को बोजी को खत्म करने के लिए मना लेता है। और इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर डोमैस रो रहा होता है, उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। और ये दूसरा आदमी डोमैस से पूछता है कि बोजी कहाँ पर है, और डोमैस उसे बताता है किसने बोजी को मार दिया, यही इनका मिशन था। पहले तो इस बंदे को यकीन नहीं आता, लेकिन तभी ये डोमैस उस बंदे पर भी हमला कर देता है, लेकिन डोमैस इस बंदे को भी बेहोश कर देता है। और इसके बाद डोमैस खुद को पनिश करता है, और ये अपने उस हाथ को काट देता है जिस हाथ से इसने बोजी को उस गेट ऑफ हेल में धक्का दिया था। अब इसके बाद हम कैसल का सीन देखते हैं, और यहाँ पर डायडा मिरर के कहने पर नीचे जा रहा होता है, उस कैसल के नीचे जहाँ पर उसके डैड की बॉडी रखी होती है, ताकि इनसे पावर हासिल कर सके। और जब ये नीचे बॉटम में पहुंच जाता है तो वहाँ पर 2 मास्क पहने हुए बंदे होते हैं। वो मिरर डायडा को कहती है कि ये दोनों उस पावर को हासिल करने में इसकी हेल्प करेगी। और तभी ये लोग किंग बोसे की बॉडी के सामने आ जाते हैं, जो कि फ्रीज्ड होती है, और ये किंग बोसे की बॉडी को पीस कर उसकी कुछ सॉस वगैरह से बना लेते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। और ये एक मॉन्स्टर को बनाते हैं, और उसे मारकर उसके ब्लड को एक पॉट के अंदर डालते हैं, और ये इसे होली ब्लड बोलते हैं, और इस ब्लड को डायडा को पीने के लिए कहते हैं। और दूसरी तरफ उसी जगह पर अपीस भी आ रहा होता है, और हम लोग इस जगह से रिलेटेड इस बंदे का पास्ट देखते हैं कि जब अपीस ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया था तब इसे खुद को साबित करने के लिए एक मॉन्स्टर को हराना पड़ा, जिसके बाद किंग बोसे ने इसे अपने यहाँ पर रखा था। और उस फाइट के दौरान हम एक लेडी को भी देखते हैं, लेकिन ये कौन है ये हमें अभी नहीं पता। और प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि डायडा उस ब्लड को पीने से मना कर देता है, और मिरर कहती है कि ये वाला ब्लड ये सिर्फ इसी पे काम करेगा, क्योंकि यही किंग बोसे का ब्लड लाइन है। ये दोनों उसे पीने के लिए फोर्स करते हैं, पर डायडा उन
उन दोनों को ढेर कर देता है और कहता है कि अगर ऊपर रैंकिंग में पहुंचेगा तो खुद की ताकत से, और ये उस ब्लड की ग्लास को नीचे फेंक देता है। अब इसके बाद हम बोजी और कागे को देखते हैं और ये दोनों नीचे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी सडनली उनके आसपास से किसी तरह का गैस निकलने लग जाता है जो कि पॉइजनस गैस होती है और इसी की वजह से वहाँ पर कुछ और लोग भी मारे गए होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं और अब बोजी कागे को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं उस गैस की वजह से। और इसके बाद वहाँ पर कुछ नाइट्स आते हैं और ये दोनों बोजी और कागे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों इसे अपने किंग के पास लेकर जाते हैं और किंग से कहते हैं कि इन लोगों ने कर्स्ड गैस को इनहेल कर लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग जिंदा है। अब किंग उन दोनों को जगाता है और बोजी अपने आसपास देखता है कि कहाँ पर है भाई, कहाँ पर हूँ मैं, और इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ अभी क्या क्या हुआ। और किंग बोलता है, अच्छा तो तुम किंग बोसे के बेटे हो, है ना? मैंने सुना है कि वो मर गया और उसकी जगह उसके छोटे बेटे ने ले ली क्योंकि उसका बड़ा बेटा किंग बनने के लायक नहीं था। क्या ये सच है? और इसकी बातें सुनकर कागे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस प्रिंस से कहता है, अबे ओ, ये सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता है, इसीलिए अब इसकी जगह मैं तुमसे बात करूंगा। कागे उससे कहता है कि ये लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने सुना है कि यहाँ पर कोई आदमी है जो कि किसी भी आम इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और इसके बाद ये उस बंदे का नाम लेने लगता है। क्या नाम था उसका? डैस पता नहीं क्या था, हम डैस को मिलने आए हैं, पता नहीं क्या है। और किंग बोलता है, अच्छा तो तुम उस निठल्ले को ढूंढ रहे हो? वो मैं ही हूँ। और दरअसल ये बंदा अंडरवर्ल्ड का किंग होता है और इसकी रैंकिंग सेकंड होती है और इसका नाम होता है किंग डैशा। और ये सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद कागे कहता है कि इस बोजी को स्ट्रॉन्ग बना दे और अभी किंग बोलता है कि इसे स्ट्रॉन्ग बनाने से पहले उसे इसका एक टेस्ट लेना होगा। और अभी बंदा अपनी आर्मी के कमांडर को बुलाता है वहाँ पर और इस बंदे की आर्मी का नाम होता है ऑर्डर ऑफ अंडरवर्ल्ड। और ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरी की पूरी कंट्री को एक ही बार में हरा सकते हैं। और बोजी उस पर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा उस पर गुदगुदी कर रहा है। ये देखकर कमांडर भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या हरकतें हैं भाई। और किंग कहता है, भाई किसको लेके आए तुम? क्या ये बोजी ये तो बच्चा है छोटा सा। लेकिन कागे उसे बताता है कि बोजी डॉज करने में एक्सपर्ट है, चैंपियन है, चैंपियन। इसको डॉज करना बहुत अच्छे से आता है। और हम देखते हैं कि ये बोजी सच में डॉज करने में एकदम प्रो लेवल पे होता है। और इसके बाद किंग बोलता है, नहीं मैं इसे स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता क्योंकि बोजी की फंडामेंटल स्किल्स ठीक नहीं है, क्योंकि डॉज करके बच तो सकता है पर अपने ओपोनेंट को हराएगा कैसे? हमला तो करना ही पड़ेगा ना। इसके बाद कागे को कुछ याद आता है और ये बोलता है कि इसके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जो कि एक तरह से सिफारिश होती है और ये इस लेटर को किंग को दे देता है। किंग उस लेटर को पढ़ता है और उस लेटर को फाड़ देता है और कहता है, जल्दी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, चलो तुम दोनों यहाँ से। और इन दोनों को बाहर फेंक दिया जाता है। और वो जो आर्मी का कैप्टन था ये इन दोनों को बताता है कि असल में ये लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो किंग डैसा नहीं बल्कि उसका छोटा भाई किंग डेस्पा है। और ये किंग डैशा अपने छोटे भाई से थोड़ा सा जलन करता है जिसकी वजह से ये इसका नाम देखते ही पागल हो गया और इन दोनों को बाहर फेंकवा दिया। ये उन्हें बताता है कि किंग डेस्पा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये उन्हें वहाँ पर जाने का डायरेक्शन बताता है और ये दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं। पर चलते चलते उस मॉन्स्टर सिटी में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों किंग डेस्पा के घर पर जाते हैं और वहाँ पर किंग डेस्पा कर डोर खोलता है और उनसे पूछता है, हाँ भी कौन हो तुम लोग? और इधर दूसरी तरफ हम कैसल में देखते हैं जहाँ पर इस प्रिंस डायडा ने उस ब्लड वाले गिलास को फेंक दिया था। और तभी मिरर बोलता है, इसे पता था कि ये डायडा सीधी तरह से बात नहीं मानेगा और इसे कहता है कि एक तितली है जो कि इसके जाल में फंस चुका है और तुम मानो या ना मानो तुम्हें मेरे प्लान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और तभी अपीज वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर डायडा बहुत ज्यादा डर जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि शायद से बेबिन मर चुका है क्योंकि इसने इसे अपीज को मारने के लिए भेजा था, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। और अब ये बंदा प्रिंस डायडा पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी इसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है, रुक जाओ। और अपीज रुक जाता है और उस मिरर की आवाज अपीज को जानी पहचानी लगती है और ये बंदा उस आवाज को पहचान लेता है और बोलता है, एक सेकंड, ये नहीं हो सकता, क्या आप लेडी मिरांजो हो? और तभी हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी जिसे हमने अभी पहले देखा था ये लेडी मिरांजो है और किंग बोसे अपीज को लेकर वहाँ पर नीचे गया होता है और अपीज को देखकर मिरांजो कहती है कि ये इसे बदल देगी। पहले अपीज बहुत ज्यादा डरपोक होता था और मिरांजो ने इसकी हेल्प की और इसे दलेर मेहंदी बना दिया। और अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये अपीज मिरांजो से पूछता है कि इस मिरर में क्या कर रही है और अपीज उसे बोलता है कि किंग बोसे की विल के अकॉर्डिंग बोजी को राजा बनना चाहिए था और ये वो ही करने जा रहा था प्रिंस डायडा को मारकर। ये मिरर बोलती है कि ऐसा नहीं होने दे सकती क्योंकि डायडा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपीज को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ कहती है और इससे अपना प्लान बताती है। और इस मौके का फायदा उठाकर डायडा अपीज पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एक कुल्हाड़ी से, लेकिन तभी अपीज उसे बेहोश कर देता है और वो जो दो बॉडीगार्ड्स थे ये डायडा को वो ब्लड पिला देते हैं। और वो मिरर बोलती है, किंग डायडा तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, इसे पीने से तुम्हारी पावर नहीं बढ़ेगी पर कुछ और होगा जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कागे खुद को और बोजी को प्रिंस डेस्पा से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि ये लोग बोजी को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनवाने के लिए आए हैं और वो उसे वो लेटर भी देता है जो कि डेबी ने उसे दिया था और ये वही लेटर होता है जिसे कि किंग डेसा ने फाड़ दिया था। डेस्पा पूछता है, ओबे ओ ये कैसे फट गया? और कागे उसे बताता है कि ये इसके भाई की करामाती है और डेस्पा बोलता है, हाँ यार ऐसा ही है, वो क्या करें, बहुत जलता है भाई मेरे से। और कागे उससे पूछता है कि इसने सुना है कि ये किसी भी आम इंसान को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, क्या ये बात सच है? डेस्पा बोलता है कि आधी इंफॉर्मेशन है, मैं बस उन्हें सलाह देता हूँ और उनकी थोड़ी हेल्प वगैरह करता हूँ और अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी होता है तो वो होती है करेज, साहस। और इसके बाद ये बंदा बोजी को ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है और वो कागे को उसके बदले कुछ फीस मांगता है और कागे डेस्पा को कुछ पैसे देता है और पैसे कम पड़ जाते हैं और कागे अपनी सेविंग्स वगैरह भी उसे दे देता है जो कि इसने बोजी के ही कैसल से चुराई होती है और ये देखकर डेस्पा मान जाता है। पर डेस्पा बोलता है कि इससे पहले कि ये लोग इसकी ट्रेनिंग शुरू करें
से ये कुछ देखना चाहता है। ये बंदा बोजी का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि बोजी को इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल ही जीरो। और वो कहता है कि वो जैसा किंग बनना चाहता है वो वैसा किंग कभी भी नहीं बन पाएगा। और ये सुनने के बाद बोजी अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वहाँ से उदास होकर जाने लगता है। पर डेस्पा उससे रोक लेता है और बोलता है, अबे ओ बोजी, मैंने तेरे से फीस ले ली है, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या पता तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। अब अगले दिन बोजी मॉर्निंग में ही उठ जाता है और वो झाड़ू पोछा करके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और अपना ही ब्रेकफास्ट खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। भाई क्या लड़का है ये, और इसके ब्रेकफास्ट की स्मेल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि दोनों डेस्पा और कागे नींद से जाग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि खाने में शायद ही बहुत अच्छा होगा, स्मेल में तो अच्छा है पर दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब है। पर उस ब्रेकफास्ट को खाते ही इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और अब डेस्पा बोजी को एक वेपन से भरे हुए रूम में लेकर जाता है। बोजी कुछ वेपन्स को देखता है, उन्हें ट्राई करता है और इसके बाद ये एक वेपन को चूज करता है। डेस्पा कहता है, बिल्कुल सही, ये वेपन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, और ये उसी रूम के अंदर ट्रेनिंग करने लग जाता है। पर उस रूम में कागे को आना मना होता है क्योंकि डेस्पा का मानना होता है कि अकेले में ही मेहनत करके सक्सेस मिलती है। और ऐसे ही बोजी को ट्रेनिंग करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद इतना ज्यादा थक जाता है कि इसे तुरंत ही नींद आ जाती है। कागे उसे एक स्केटबोर्ड के ऊपर बिठाता है और उसके रूम तक उसे लेके जाता है। अब एक दिन जब कागे घर के बाहर सफाई कर रहा होता है तो उसे बहुत जोर से एक आवाज आती है ट्रेनिंग रूम से, और ये जल्दी से वहाँ पर भाग के जाता है कि भाई क्या हो गया। और डेस्पा से पूछता है, ओ भाई डेस्पा, सब सही है ना? डेस्पा कहता है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और कागे देखता है कि बोजी ने एक बहुत बड़े से रॉक के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और बोजी इसके बाद बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और अपनी ट्रेनिंग में उसे बहुत मजा भी आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायडा के वो ब्लड पीने के बाद उसे कुछ हो जाता है और डायडा बोलता है, तो आखिरकार मैंने एक और बेटे को सेक्रीफाइस कर दिया। अब इसके बाद हम किंग बोसे को देख, और वो एक डीमन से बात कर रहा होता है जिसे हमने पहले देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में। और किंग बोसे उसे बोलता है कि उसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। वो डीमन बोलता है कि इसके बदले उसे उसकी जान चाहिए और किंग बोसे इसके लिए मान जाता है। और वो डीमन उसे बोलता है कि ये किसी की पावर छीन कर ही उसे दे सकता है, और क्योंकि बोसे की फैमिली में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही होता है, इसीलिए वो डीमन कहता है कि अगर उसका कोई बच्चा हुआ तो वो उसकी स्ट्रेंथ इस बोसे को दे देगा। और बोसे इस बात के लिए मान जाता है। अब इसके बाद बोसे एक और फीमेल जायंट के पास जाकर मिलता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मोटी। और बोसे उसे जाकर कहता है कि क्या इसके बच्चे की माँ बनेगी, क्या चल रहा है भाई ये। अब उन दोनों में फाइट होती है और थोड़ी फाइट करने के बाद ये लड़की मान जाती है, ये औरत जो भी है ये मोटी, और एक्चुअल में ये बोजी की मॉम होती है, मतलब कि इस किंग की पहली पत्नी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बोसे किसी से फाइट कर रहा होता है और इसे पता चलता है कि इसका बेटा हुआ है, लेकिन जंग में लड़ते लड़ते ये बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है और घर जाकर देखता है कि इसका बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा है। वो उसे समझ आता है कि इसकी बच्चे की सारी स्ट्रेंथ उससे मिल गई है, इसीलिए इतना ज्यादा छोटा और वीक है, चींटी जैसा है बिल्कुल। और यही रीजन है बोजी के इतने ज्यादा कमजोर होने का। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इसने क्या कर दिया, और इसे रियलाइज होता है कि इसने इस डीमन के साथ डील करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। गाइस ये तो डोरोरो जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा को देखते हैं, और वो मिरर यानी कि लेडी मिरांजो और प्रिंस डायडा को किंग बोसे कहकर बुलाती है, जिसका मतलब है कि किंग बोसे अब प्रिंस डायडा की बॉडी में आ चुका है। और वो उस मिरर से पूछता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, और ये मिरर उसे किसी की फोटो दिखाता है और इसे देखने के बाद ये हंसने लग जाता है। जिसके बाद वो मिरर कहती है कि उनके अगले प्लान के मुताबिक इन्हें क्वीन हीलिंग को मारना होगा, और ये लोग कुछ मॉन्स्टर्स को लेकर आते हैं। जिसके बाद किंग बोसे उसे कहता है, ठीक है तुम इस मॉन्स्टर की हेल्प से उसे मार सकते हो, जाओ और उसे मार दो। और दूसरी तरफ हम हाकुर नाम के एक बंदे को देखते हैं। ये वही दूसरा आदमी है जो कि डोमेस उस गद्दारी करबे आदमी के साथ था। और हम देखते हैं कि जब डोमेस ने उसे घायल किया था तो उसके बाद क्या हुआ था, और हमें पता चलता है कि इस डोमेस ने इस हाकुरो को नहीं मारा, पर डोमेस उसे कहता है कि इसकी जान बचाने के बदले में इसे एक चीज चाहिए। ये चाहता है कि ये वापस ना जाए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी वापस जाता है तो इन्हें मौत की सजा दी जा सकती है। और ये उसे बताता है कि ये काम करने के लिए उसे डायडा ने कहा था, और इसे लगता है कि शायद क्वीन हीलिंग भी इसके साथ मिली हुई है। और हाकुरो बोलता है कि उसकी तरह कायर नहीं है, और ये जाकर उन सभी को ये मैसेज देगा भले ही इसकी जान ही क्यों ना चली जाए। और ये वापस जाकर क्वीन को सारी बातें बताता है, और क्वीन को ये सुनने के बाद बहुत बड़ा सदमा लगता है और ये हाकुरो को मौत की सजा देती है। लेकिन जब ये लोग हाकुरो को सजा दे रहे होते हैं तभी यहाँ पर डोमेस आ जाता है और हाकुरो को उनकी कैद से निकालता है। डोमेस ने अपने चेहरे को ढका होता है और तभी किंग बोसे वहाँ पर आ जाता है, जो कि इस वक्त प्रिंस डायडा की बॉडी में है, और ये डोमेस को रोकने लग जाता है और उसका मास्क निकालता है और इससे पता चलता है कि ये डोमेस है। क्वीन हीलिंग इसे मारने के लिए कहती है, और इसके बाद किंग बोसे उसे सजा देने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि बोजी अभी मारा नहीं है, बल्कि अभी जिंदा है और अभी अंडरवर्ल्ड में ट्रेनिंग कर रहा है। दरअसल ये चीज उसे तब पता चली जब उसने उस मिरर में बोजी की फोटो देखी थी, जब उसने उससे पूछा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। अब इसके बाद हम डोमेस को देखते हैं और वो हाकुरो को बताता है कि किंग बोसे ने उसे कहा है कैसल के नीचे एक डोर को जो कि अंडरवर्ल्ड को कनेक्ट करता है, जहाँ से मॉन्स्टर्स आते हैं। किंग बोसे चाहता है कि वो उस गेट को डिस्ट्रॉय कर दे। अब इसके बाद हम डेबिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये बंदा भी मरा नहीं है, क्योंकि उस बड़े स्नेक ने इसे बचा लिया था। अब इसके बाद हम डायडा को देखते हैं और इसके आसपास हर जगह पर अंधेरा होता है, पर ये बंदा कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि डायडा के साथ क्या हुआ। किंग बोसे क्वीन हीलिंग को बताता है कि ये किंग बोसे है। क्वीन उससे पूछते है कि तो फिर प्रिंस डायडा कहाँ पर है, और किंग बोसे बोलता है कि इसे नहीं पता कि डायडा कहाँ पर गया। और ये सुनकर हीलिंग बेहोश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हीलिंग अपने रूम में होती है और डोरशे उसकी रखवाली कर रहा होता है। इसके बाद डोरशे को कुछ आवाज आती है और ये समझ आता है कि वही मॉन्स्टर्स हैं ये जो कि हीलिंग को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। वो मॉन्स्टर्स डोरशे पर हमला कर देते हैं। डोरशे अपनी ताकत का यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, और क्योंकि डोरशे ने पहले आर्मर पहना हुआ था वो पहले प्रोटेक्टेड था, पर अब
ये आर्मर हट चुका है, जिसका मतलब है कि अभी ये डोरशे बहुत डेंजरस सिचुएशन में है और ये मॉन्स्टर्स उसे नोचने लग जाते हैं। लेकिन डोरशे फिर भी हार नहीं मानता और उन्हें मार कर ही दम लेता है। पर इस लड़ाई में उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है और ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद डोरशे को होश आता है और उसे पता चलता है कि क्वीन ने उसे हील कर दिया है और अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद क्वीन बोलती है कि उसे पता है कि ये सब बोशे की मर्जी से हुआ है और अब ये बोशे के पास जाती है ताकि ये फेस टू फेस उससे पूछ सके कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बोशे उसे कहता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं बता सकता और हीलिंग उसे पूछते है कि आखिर ये सब कैसे कर सकता है, वो तुम्हारा बेटा है, डायडा की बॉडी मुझे वापस करो, तुमने हमारे बेटे को मार दिया। और सडनली डायडा को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है और जोर जोर से अपनी मॉम को पुकारने लगता है और हीलिंग को भी उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही है। इसके बाद ये ध्यान से सुनती है और इसे पता चलता है कि ये आवाज किंग बोशे के अंदर से आ रही है, यानी कि डायडा के अंदर से। जिसके बाद बोशे डोरशे से कहता है कि वो क्वीन को लेकर इस कंट्री से बाहर चले जाए और यहाँ अंदर डायडा फंसा होता है, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और इसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा कि इसने इस मिरर की बातों में आकर ये सब क्या कर डाला। और इस सिचुएशन में आकर अब उसे रियलाइज होता है कि बेचारे बोजी के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्योंकि डायडा इस वक्त जो सह रहा है ये बोजी को हर रोज सहना पड़ता है। अब इसके बाद हम बोजी को देखते हैं और ये तीनों कहीं बाहर जाकर खाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बोजी ने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कागे नोटिस करता है कि बोजी के पास एक स्वॉर्ड आ चुकी है और इससे पूछता है कि भाई क्या तुम इसे उठा सकते हो। बोजी उसे अपना स्वॉर्ड दिखाता है और वो डेस्पा से कहते हैं कि उसने इन्हें चीट किया है कि आखिरकार बोजी इस नीडल जैसी चीज से कैसे लड़ेगा भाई। डेस्पा बोलता है कि इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और हमने इसकी टेक्निक्स को बहुत बार टेस्ट भी किया है और तुम्हें ये मानना ही होगा। इसके बाद डेस्पा बोजी से कहता है कि इसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपने ऊपर भरोसा रखना होगा बस। अब इसके बाद ये सभी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और यहाँ पर ये लोग अपना फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी कुछ राउडीज वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लेकिन डेस्पा उन्हें कुछ नहीं कहता। अब वो बंदे बोजी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ये लोग कागे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डेस्पा उन्हें कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही डेस्पा की बारी आती है और ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो डेस्पा उन पर एक जोरदार हमला कर देता है। डेस्पा उन्हें कहता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट का मजाक उड़ाया, ये मैं सह लूंगा, पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया ये मैं नहीं सह सकता। और ये मॉन्स्टर डेस्पा को पीटने लग जाता है और उसे बचाने के लिए बोजी बीच में आ जाता है, लेकिन कागे देखता है कि बोजी के हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं है, अपने नंगे हाथों से लड़ेगा ये। और डेस्पा कहता है नहीं तुम देखो उसे, वो बिना स्वॉर्ड के ही कैसे लड़ता है। अब इसके बाद बोजी उस पर एक पंच मारता है और ये आदमी एक सिंगल पंच में ही नीचे गिर जाता है और बोजी दूसरे लोगों पर भी हमला करता है। कागे को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या अभी, और डेस्पा उसे समझाता है कि बोजी उन्हीं की स्ट्रेंथ उन्हीं के खिलाफ यूज कर रहा है। अब इसके बाद वो बंदा अपनी एक्स को बाहर निकाल लेता है, लेकिन बोजी अपनी तलवार से उस बंदे को घायल कर देता है। बोजी ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस बंदे के ब्लड वेसल्स को चॉप कर दिया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया और बोजी इस टेक्निक का यूज करके किसी की जान भी ले सकता है। और वो कागे को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बोजी एकदम मस्त है, एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अब ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और डेस्पा बोलता है कि उसे कुछ काम है और उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो उन तीनों गुंडों को जाकर मिलता है जो कि अभी पहले उन पर हमला कर रहे थे और उन लोगों को कुछ पैसे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो कैप्टन आ जाता है जो कि उन अंडरवर्ल्ड्स के सोल्जर्स का कैप्टन है और हमें पता चलता है कि गुंडे एक्चुअली डेस्पा के ही लोग होते हैं। उसने ऐसा इसीलिए किया होता है क्योंकि वो बोजी को एक्चुअल फाइट में देखना चाहता था एक बार, और ये बंदा बोलता है कि वो बोजी के सामने कभी भी नहीं टिक पाता, जिस पर डेस्पा बोलता है कि बोजी दरअसल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग कागे और बोजी को देखते हैं और कागे उससे पूछता है कि तुमने डॉज करना कहाँ से सीखा इतनी तेज, और बोजी उसे बताता है कि इसने उस जायंट सर्पेंट से सीखा है डॉज करना। वो उसे कहता है कि उसी की हेल्प से उसने अपनी आंखों के अलावा उसकी बाकी की जो सेंसेस है उस पर ट्रस्ट करना सीखा। दूसरी तरफ हम उस सर्पेंट को देखते हैं और इस सर्पेंट डेबिन को बता रहा होता है कि कैसल के अंदर अभी चल क्या रहा है, कि क्वीन हीलिंग पर अंडरवर्ल्ड के मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और फिर डोशे ने उसे बचाया और वो मिरर इस वक्त अंडरवर्ल्ड में जा चुकी है और अपीज उसकी रक्षा कर रहा है। और वो उसे बताता है कि बोजी की भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और कागे बोजी को बताता है कि डेबिन ने उसे कुछ कहा था, वो उसे कहता है कि इसका किंगडम अभी खतरे में है और साथ ही में उसने डेबिन ने ही इस कागे को बोला था कि इसको प्रोटेक्ट करके रखे। और हमें पता चलता है कि डेबिन ने कागे को ये भी कहा था, भले ही वो बोजी की हेल्प कर रहा है लेकिन उसे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे कि डायडा किंग बनने के लायक है, ना कि बोजी। और शायद इसे पहले से पता था कि डायडा के साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर कागे बोलता है कि इन्हें अब किंगडम वापस पहुंच जाना चाहिए। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं और ये यहाँ पर कहीं पर कैद होता है और एक चूहे को मारकर उसे खा रहा होता है। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं और हम बोजी और डायडा के बचपन को देखते हैं। वैसे बोजी का क्या बचपन होगा भाई, ये तो पहले ही बचपन में अपने ये दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी उनकी मॉम यानी कि हीलिंग डायडा से कहती है कि बोजी काफी वीक है, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए डायडा को स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करके रख सके। और डायडा बहुत ही खुशी से इस बात को मान जाता है और हमें पता चलता है कि वो मिरर किंग बोसे ने ही दिया था डायडा को, जिसे पाकर डायडा बहुत खुश था और ये मिरर डायडा को बहुत सारी एडवाइसेस दिया करता था ताकि और अच्छा परफॉर्म कर सके। ये मिरर इसे एक बार कहती है कि उसे ही राजा बनना चाहिए और उस दिन के बाद से डायडा बोजी को बहुत नीची नजर से देखने लगता है कि बोजी काफी वीक है, इसलिए किंग तो उसे ही बनना पड़ेगा। और ये बात वो डेबिन को भी कहता है और इसीलिए डेबिन उसे उसकी सिटी में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसे एक आदमी को दिखाता है जो कि बोजी की तरह ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है और साथ ही साथ वो देख भी नहीं सकता, अनलाइक बोजी। और उसे देखकर डायडा कहता है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं भाई, और अगर देखा जाए तो ये बंदा इस डायडा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अंधा होने के बावजूद भी ये अभी तक जिंदा है और सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन में भी इस बंदे ने हार नहीं मानी। इस बंदे को इसीलिए जीने की उम्मीद है क्योंकि उनका राजा स्ट्रॉन्ग है और ये जानता है कि इनका राजा हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। और इसीलिए डायडा को बोलता है कि अगर ये कल
राजा बनता है तो इसे कमजोरों को उम्मीद देनी है, ना कि उनसे उनकी उम्मीद छीननी है। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम डायडा को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो फंसा हुआ है। डायडा उस मोमेंट को याद करके बोलता है कि मैं बेवकूफ था, और तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है, बच्ची पर, और ये एक जगह पर बैठकर रो रही होती है। डायडा उससे कई सारे सवाल पूछता है, कौन है तुम, और तुम यहाँ पर कैसे आई, और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है। और तभी सडनली कुछ लोग उसके पीछे आ जाते हैं और ये लोग उस छोटी बच्ची को कोस रहे होते हैं और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते भागते उसका मास्क गिर जाता है और सभी लोग उस पर हंसने लग जाते हैं। डायडा उसका मास्क उठाकर उसे देता है और वो उसका चेहरा देखकर डर जाता है, और इस लड़की के हाथ भी नहीं होते हैं। और हमें पता चलता है कि ये इसके चेहरे का ये हाल उन लोगों ने ही किया है। इन लोगों ने इसके चेहरे से इसकी स्किन को निकाल दिया है और साथ ही में इन लोगों ने इसके हाथों को भी काट दिया ताकि कभी भी लड़ न सके। और ये सुनकर डायडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन लोगों को मारने लग जाता है एक-एक करके। लेकिन तभी और वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और डायडा बोलता है कि ये इस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद डायडा उसे अपना नाम बताता है और उस लड़की से भी उसका नाम पूछता है और लड़की बोलती है कि इसका नाम है मिरांजो, और लड़की उसे थैंक्स बोल के वहाँ से जाने लगती है। डायडा उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो जिससे कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखाऊंगा। अब इसके बाद हम उस मिरर को देखते हैं और अब वो दो नमूने वो बॉडीगार्ड्स एक पोर्टल के जरिए कहीं पर जाते हैं उस मिरर को लेकर। और दूसरी तरफ हम किंग डैशा को देखते हैं और तभी उसे कुछ अचानक से कुछ फील होता है और जेल की तरफ जाने लगा। उसी बंदे का सेल है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और वो देखता है कि ये बंदा इस सेल से भाग चुका है और वो समझ जाता है कि इसे यहाँ से भगाने के लिए किसी पोर्टल की हेल्प ली गई है, किसी बाहर के बंदे ने हेल्प की है इसको यहाँ से भगाने में। और ये बंदा जो भी इस सेल में था उस बंदे का नाम है ओकेन, जो कि अंडरवर्ल्ड की आर्मी का कमांडर था और साथ ही ये बहुत खतरनाक स्वॉर्ड्समैन भी है और उसे बहुत सारी मिस्टीरियस स्वॉर्ड्स टेक्निक के बारे में पता है। और अगर ये सरफेस पर चला गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी और इसीलिए वो गार्ड को कहता है कि कैप्टन को बुलाकर लेकर आओ। अब इसके बाद हम डोमास और हाकुरा को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। डोमास ने एक प्रोस्थेटिक हैंड बनाया होता है अपने लिए क्योंकि उसने अपना हाथ काट लिया था जैसा हमने पहले देखा, लेकिन हाकुरा को बहुत मुश्किल आ रही होती है ट्रेनिंग में। डोमास उसे बोलता है कि उसे लगता है कि किंग बो से किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग अपीस को देखते हैं जो कि डोर पर पहरा दे रहा होता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जब वो पहली बार मिरांजो से मिला था उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा कायर था और मिरांजो से बताती है कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है पर इसे खुद पर भरोसा रखना होगा। और वो कहती है कि इसे काफी पसंद भी करती है क्योंकि ये दूसरों के इमोशंस की काफी कदर करता है। अब इसके बाद ये दोनों बॉडीगार्ड उस मिरर को लेकर उस गेट से बाहर निकलते हैं उस पोर्टल में से और अपीस बोलता है स्वागत है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब अंडरवर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि ये किंग डैशा अपने सोल्जर्स को कहता है कि उनकी जेल में से कुछ कैदी फरार हो चुके हैं और ये सभी किंगडम ऑफ बोसे में पहुंच चुके हैं और इन्हें इन सभी को कैप्चर करना है। और साथ ही में बताता है कि किंगडम ऑफ बोसे में अभी हालात ठीक नहीं है तो यही मौका है कि उनके किंगडम पर इन्हें हमला करके उसे कैप्चर कर लेना चाहिए। और दूसरी तरफ हम लोग बोजी को देखते हैं और बोजी और कागे टेस्पा को थैंक यू बोलते हैं उसे ट्रेन करने के लिए। और अब ये लोग वापस से किंगडम में जा रहे हैं। ये लोग वहां से निकल के जा रहे होते हैं कि तभी वो अंडरवर्ल्ड के सोल्जर्स उन्हें वहां पर मिल जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि ये लोग उसके किंगडम की तरफ ही जा रहे हैं और बोजी भी उनके साथ चला जाता है। अब रास्ते में चलते चलते बोजी उनसे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम लोग किंगडम में क्यों जा रहे हो। और उनका कैप्टन बोजी को बताता है कि उनके जेल में से कुछ 3 कैदी भाग चुके हैं और अभी वो किंगडम ऑफ बोसे के अंदर है और ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। और वो उन्हें बताता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उनका नाम होता है ब्लैक द ब्रूनेट हिटमैन, दूसरा है रेड द कॉपरहेड और तीसरा होता है जियान नहीं गीगान जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जियान की तरह और उसकी बॉडी स्टील जैसी होती है। और चौथा होता है जोकू जो कि गैंगस्टर लीडर है और पांचवा होता है किंग बो और ओकिन जो कि उनके कमांडर का राजा था। बोजी को अपनी मॉम की बहुत फिक्र हो रही होती है यानी कि हीलिंग की। अब इसके बाद हम लोग हीलिंग को देखते हैं जो कि कुछ सोल्जर्स के साथ किंगडम ऑफ बोसे की तरफ बढ़ रही होती है ताकि वो डायडा की हेल्प कर सके किंग बोसे की बॉडी में से निकलने में। और तभी किंगडम में से कुछ सोल्जर्स भागकर उनकी तरफ आते हैं। डोरशी उनसे पूछता है कि क्या हुआ है क्योंकि सभी लोग बहुत घबराए हुए लग रहे होते हैं। वो सोल्जर्स बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड के 6 कैदियों ने किंग बोसे पर सडनली हमला करके उन्हें कैप्चर कर लिया है। ये सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं और वो और क्वीन हीलिंग कैसल की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये सब कुछ मिरर देख रही होती है और अब ये सभी लोग उस किंगडम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। भाई 300 के करा दो यार जल्दी जल्दी। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं अगली वीडियो में।